आज जो हमारा टॉपिक है, जो मौजू है, वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रॉन जो है वो किस तरह डिस्कवर हो गई। इससे पिछले लेक्चरों में हमने डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की बात की थी, फिर प्रोटॉन की। आज बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हो गई, ये एक फिनोमेना कहते हैं, डिस्कवरी हो गई, जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले उस फिनोमेना के बारे में कुछ जानना जरूरी है और उसके कुछ टर्म्स है। और वो फिनोमेना क्या है? रेडियो एक्टिविटी, या जिसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, ये क्या है। तो हमारे पास जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होती है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, या मैं इसको कह सकता हूं न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लियाई होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? ये वो एलिमेंट्स है, वो अनासिर है जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है 82 की और ग्रेटर, 82 के बराबर होता है या इससे बड़ा होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है या 82 से ज्यादा होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो लेट सपोज कर ले कि हमारे पास यह एक न्यूक्लियाई है। ये क्या है? हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, लेकिन अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। मीन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियाई है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियाई क्या होती है? अनस्टेबल होती है। और स्टेबिलिटी गेन के लिए क्या करती है? ये रेडिएशन रिलीज करती है खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करती है ये न्यूक्लियाई? ये न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन को एमिट करती है। ये क्या है? ये रेडिएशन है। और ये न्यूक्लियाई इस रेडिएशन को क्या करती है? ऑटोमेटिकली, याद रखिए, ये ऑटोमेटिकली, और हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, इन रेडिएशन को एमिट करती है। तो सच टाइप ऑफ फिनोमेना, वो फिनोमेना जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियाई, और हम कह सकते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई, रेडिएशन को एमिट करती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इस फिनोमेना को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी, या जस्ट हम इसको कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो एक वर्ड हुआ रेडियो एक्टिविटी क्या है और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी इसमें है वो हमने अभी इस्तेमाल भी किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? यहां मैंने लिखा कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 हो और 82 से ज्यादा हो, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। या हम कह सकते हैं वो एलिमेंट जो एमिट करता है रेडिएशन को, वो एलिमेंट जो एमिट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन को ऑटोमेटिकली, सच टाइप ऑफ एलिमेंट को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें एक है पोलोनियम, इसी तरह हमारे पास दूसरा जो है वो यूरेनियम है, और भी बहुत से एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज। अब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, इनकी न्यूक्लियाई से जो रेडिएशन रिलीज होती है, ये क्या है? ये रेडिएशन है। ये रिलीज होती है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की न्यूक्लियाई से, और इसी रेडिएशन को जो रिलीज हो जाती है इनकी न्यूक्लियाई से, जो एमिट हो जाती है, इन रेडिएशन को कहा जाता है रेडियो एक्टिव रेज, रेडियो एक्टिव रेज। और याद रखिए, ये जो रेडियो एक्टिव रेज है, ये 3 टाइप्स है। इसके क्या है? इसके 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स ऑफ रेज जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से एमिट हो जाती है।
पहला किस्म है अल्फा रेज। पहला क्या है? अल्फा रेज न्यूक्लियाई से एमिट होती है। दूसरा कहलाता है बीटा रेज, बीटा रेज। और तीसरा जो रेडिएशन जो रेज है वो कहलाता है गेमा रेज। तो ये तीन टाइप्स है रेडियो एक्टिव रेज की, जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? वो एमिट हो जाती है। पहला है अल्फा रेज, दूसरा है बीटा रेज और तीसरा है गामा रेज। अब इसका नेचर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका नेचर क्या है? इन रेस का नेचर क्या है? अल्फा का क्या है, बीटा का क्या है, गैमा का क्या है? तो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं इसके नेचर को, तो क्या करेंगे? हम इसको पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस इनका नेचर क्या है, किस पे कौन सा चार्ज है, अल्फा पे कौन सा चार्ज है, बीटा पे कौन सा चार्ज है और गामा जो रेज है उस पे कौन सा चार्ज है। तो अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि कौन सा चार्ज होगा इस पे, तो क्या करेंगे? हम इसको इन रेस को पास करेंगे, किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये हमारे पास एक कंटेनर है। ये क्या है? ये एक कंटेनर है। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने यहां पे फिक्स किया है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेट सपोज कर ले कि वो रेडान है या पोलोनियम है। पोलोनियम है फॉर एग्जांपल। ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसको हमने इस कंटेनर के अंदर क्या किया है? इस कंटेनर के अंदर पैक्स किया है। क्यों इसको हमने पैक्स किया है? क्योंकि इससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो डेंजरस होते हैं और हम नहीं चाहते कि ये रेडिएशन यहाँ पे दूसरी जगहों पे स्प्रेड हो जाए। तो इसलिए हमने इसको क्या किया? इस कंटेनर में बंद किया है ताकि जो रेडिएशन निकलते हैं यहाँ से वो सीधे जाकर जो हमारा मकसद होता है ताकि उसी चीज पे सिर्फ स्ट्राइक करे और ना इधर की तरफ चले जाए ना इधर से मतलब स्प्रेड हो जाए, सिर्फ सीधा लाइन पे सीधे चले जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम इसको एक कंटेनर के अंदर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बंद करते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट करना चाहते हैं कि जो रेस हमारे पास न्यूक्लियस से निकल जाती है उस पे उसका नेचर क्या होगा, उसके नेचर को पॉइंट करने के लिए क्या करेंगे? हम उस कंटेनर में मौजूद जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे जो रेडिएशन निकल जाती है उसको हम पास करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो प्लेट है, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो ये कहलाता है पॉजिटिव प्लेट। दूसरी को बैटरी की नेगेटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो ये नेगेटिव हो जाता है। अब क्या होता है? ये जो न्यूक्लियाई होती है इससे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रेडिएशन क्या हो जाती है? वो निकल जाती है। तीन टाइप्स ऑफ रेडिएशन एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकल जाती है। अब जब ये रेडिएशन इस न्यूक्लियाई से निकल जाती है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो जाती है, ये रेडिएशन है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इस न्यूक्लियाई से निकल जाती है। तो क्या होता है कि इसमें कुछ रेडिएशन ऐसी होती है, तीन टाइप से, कुछ रेडिएशन इसमें ऐसी होती है जो कि डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। कुछ ऐसी होती है जो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ रेडिएशन इसमें ऐसी होती है जो कि डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट्स। कुछ रेडिएशन ऐसी होती है जो कि विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन से मतलब सीधे पास हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब जो रेडिएशन टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो गई, इट मींस दैट, इसका मतलब यह है कि इन रेडिएशन पे जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इन रेडिएशन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो इन रेडिएशन जिस पे नेगेटिव चार्ज मौजूद था क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, इनको नाम दिया गया बीटा रेस। इनको नाम दिया गया बीटा रेस, नंबर वन।
जो रेडिएशन बगैर किसी डिफ्लेक्शन की सीधे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो गई, इसका मतलब था कि ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस रेस पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो अनडिफ्लेक्ट हो गई। तो इनको नाम दिया गया न्यूट्रल, गामा रेस। क्योंकि न्यूट्रल थी इसको, इस वजह से इसको नाम दिया गया गामा रेस। दूसरी रेस ये हो गई। अब तीसरी जो डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इसका मतलब था कि इन रेस पे क्या मौजूद है, इन रेस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसी वजह से इस पे क्या मौजूद है, इन रेस पे जो टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट के तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो जिन रेस पे पॉजिटिव चार्ज था उनको नाम दिया गया अल्फा रेस, इसको नाम दिया गया अल्फा रेस। अब ये तो मालूम हो गई नेचर इन रेस का। तीन किस्म की रेस है जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई से निकल जाती है, एमिट हो जाती है उससे। उस पे मालूम किया कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, बीटा पे गामा पे कोई चार्ज नहीं है, अल्फा पे चार्ज मौजूद है पॉजिटिव। अब अल्फा पे कितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, अमाउंट कितना है उसका, नेगेटिव जो बीटा रेज है उस पे कितना चार्ज मौजूद है। तो देखो जब उन्होंने क्या किया, इसका अमाउंट जब फाइंड किया साइंटिस्टों ने कि अल्फा रेस पे कितना चार्ज, जो हम जानते हैं देखो एक पॉजिटिव चार्ज किसकी इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। एक नेगेटिव चार्ज जो होता है वो -1.6 10⁻⁻19 कूलम। जब उन्होंने पॉजिटिव जो रेज है अल्फा, उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का चेक किया, फाइंड किया, तो वो डबल आ रहा था इस पॉजिटिव चार्ज से। मीन अल्फा रेस पे, अल्फा रेस जो थे, अल्फा रेस पे डबल पॉजिटिव चार्ज था, यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज के डबल था जब उन्होंने फाइंड किया। इट मीन दैट कि जो अल्फा रेस है दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह जब बीटा रेस को उन्होंने फाइंड किया कि इस पे अमाउंट कितना होगा चार्ज का, तो वो भी इस नेगेटिव चार्ज का डबल आ रहा था। मींस कि जो बीटा रेज है उस पर भी डबल नेगेटिव चार्ज है। मीन बीटा रेज आल्सो कैरी डबल नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह इसका नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फाइंड किया गया। अब हमारा इंटरेस्ट ना तो गामा रेज में इस लेक्चर में है, ना हमारा इंटरेस्ट जो है वो बीटा रेज में है। हमारा लेक्चर जो होगा, जो फोकस होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो अल्फा रेज में है। तो देखो अल्फा रेज के बारे में कुछ बताओ। अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज एक डबल पॉजिटिवली चार्ज रेज है। इस पे क्या मौजूद है? डबल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। मैं कह सकता हूं कि डबल ये किसकी इक्वल है? अल्फा रेज इक्वल होते हैं हीलियम की न्यूक्लियाई की, हीलियम की न्यूक्लियाई की। क्योंकि अल्फा रेस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियाई पर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा रेस का मास हीलियम का मास इक्वल है। मतलब ये अल्फा रेस जो अगर देखिए हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4 AMU के बराबर है। अल्फा रेस का मास कितना है? ये भी 4 AMU के बराबर है। चार्ज अगर देखिए हीलियम का चार्ज कितना है, हीलियम पे डबल पॉजिटिव चार्ज है हीलियम की न्यूक्लियाई पे। अगर आप अल्फा रेस को देखें तो अल्फा रेस पर भी डबल पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मैं ये वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा इस लेक्चर में, क्योंकि मैं अल्फा रेस की जगह हीलियम लूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा जो रे है ये इक्वल है किसकी? हीलियम न्यूक्लियाई की। तो अगर मैं कहीं पर He डबल पॉजिटिव वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब होगा अल्फा रेस। तो ये हुई वो बुनियादी टर्मिनोलॉजी जो है रेडियोएक्टिविटी में यूज होती है। अब आते हैं डिस्कवरी के बारे में, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हो गई। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिस्कवरी की नीड क्यों पेश आई, क्यों साइंटिस्टों ने महसूस किया क्योंकि एटम में ऐसे पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, जरूरत क्यों महसूस की गई। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नीड, जरूरत क्यों पेश आ गई कि न्यूट्रल पार्टिकल एटम में एग्जिस्ट करते हैं। देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए, स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए, मास जो स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए जब
साइंटिस्टों ने एटम का मास फाइंड किया। एटम का मास, फॉर एग्जांपल एटम का मास आ रहा था, एक एटम का मास लेट्स सपोज कर ले कि वो 10 ग्राम आ रहा था। मैं सपोज कर लेता हूं कि एटम का मास साइंटिस्टों ने मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए फाइंड किया, वो 10 ग्राम आ रहा था, जबकि इससे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो गई थी। तो जब साइंटिस्टों ने इंडिविजुअल मास फाइंड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को इंडिविजुअली फाइंड किया, मास का पता चला कि मास, तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन का मास था वो फॉर एग्जांपल वो आ रहा था 6 ग्राम। कितना आ रहा था? 6 ग्राम। अब सवाल ये है, साइंटिस्टों के जहन में भी एक क्वेश्चन था कि ओवरऑल मास जो आ रहा है एटम का 10 ग्राम आ रहा है। ओवरऑल मास एटम का कितना आ रहा है? 10 ग्राम आ रहा है, जबकि इंडिविजुअली अगर हम इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास फाइंड करेंगे वो 6 ग्राम आ रहा है। तो अगर हमारे पास एटम के अंदर जस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, जस्ट प्रोटॉन होंगे, फिर तो मास ये आना चाहिए 6 ग्राम एटम का मास आना चाहिए, जबकि टोटल जो मास आ रहा है एटम का वो 10 ग्राम आ रहा है। मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास से 4 ग्राम एटम का जो मास है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब क्वेश्चन ये था कि ये जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है, ये जो एक्स्ट्रा मास आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? तो फिर उन्होंने सोचा कि देखो कुछ पार्टिकल तो एटम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा इस एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो जो पार्टिकल है उस पे ना नेगेटिव चार्ज है और ना पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ओवरऑल एटम हम हमने स्टडी किया है कि वो न्यूट्रल है। इट मींस दैट कि अब जो एक्स्ट्रा मास यहाँ पे आ रहा है एटम के पास 10 ग्राम टोटल आ रहा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का टोटल मास कितना आ रहा था? 6 ग्राम आ रहा था। तो 4 ग्राम का जो एक्स्ट्रा मास एटम के पास आ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ और पार्टिकल एटम की सेंट्रल के अंदर मौजूद है, और उस पे चार्ज इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर चार्ज उस पे होता, कोई भी चार्ज, तो ओवरऑल एटम पे चार्ज मौजूद होगा, जबकि एटम क्या है? ओवरऑल ये न्यूट्रल है। इट मींस दैट कि एटम के अंदर कुछ और पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये क्या है? ये उन्होंने इस तरह महसूस किया, तब जाकर साइंटिस्ट ने क्या किया? मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, तो ये जरूरत इस तरह महसूस की गई। अब इसके बाद जो थे रदरफोर्ड, आप जो जानते हैं कि रदरफोर्ड ने 1920 में उसने भी ये कहा था, 1920 में रदरफोर्ड ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन के अलावा और प्रोटॉन के अलावा, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के अलावा एटम में जरूर कुछ और पार्टिकल मौजूद है जिसपे जो न्यूट्रल पार्टिकल है। ये 1920 में उसने कहा था, क्योंकि 1911 में रदरफोर्ड ने ऑलरेडी न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और उसने अपना मशहूर अल्फा जो एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसने यहाँ पे क्या रख दिया था, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, गोल्ड पाइल लिया था, 10 गोल्ड पाइल, और उस पे अल्फा रेस का बम्बार्डमेंट किया। तो क्या हुआ उसके साथ? बहुत सारी रेडिएशन जो थी अल्फा रेस, वो इस 10 गोल्ड पाइल से पास हो गई। इसका मतलब था कि जो एटम का मोस्टली पार्ट है वो एम्प्टी है, वो खाली है। कुछ रेज जो थे वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज जो है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, और वेरी फ्यू रेज ऐसी थी जो बाउंस बैक हो गई सेम रास्ते पे। जिस रास्ते पे पॉजिटिव रेज अल्फा रेज गई थी, उसी रास्ते पे बहुत चंद रेज जो थी वो इसी रास्ते पे दोबारा बाउंस बैक हो गई। इससे उसने क्या नतीजा निकाला? क्योंकि ये रेज क्यों वापस हो गई, उसने कहा कि यहाँ के छोटे सा रीजन है, एक छोटा सा रीजन मौजूद है इस न्यूक्लियस के अंदर, इस एटम के अंदर, जिसको उसने नाम दिया सेंट्रल पार्ट, कि एटम का सेंट्रल पार्ट है। और क्यों यहाँ पे बाउंस बैक हुई? उसने कहा कि यहाँ पे कुछ हैवी चीज ही मौजूद है, उसके साथ टकरा कर ये रेज वापस हो गई है। तो यहां से उसने कहा था कि जरूर इस सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या मौजूद है? हैवी हैवी पार्टिकल मौजूद है, और वो
क्या है, वो न्यूट्रल है। तो ये रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कहा था। अब इसके बाद आई थिंक ये उसका शागिर्द था जब उसने ये डिस्कवर की, जेम्स चेडविक। तो अब आते हैं मेन एक्सपेरिमेंट पर कि किस तरह जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी हो गई। 1932 में जेम्स चेडविक उसने क्या किया, कैरिड आउट वेरियस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। उसने वेरियस न्यूक्लियर रिएक्शन करवाई। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन उसने की, ये किस में की, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उसने ये रिएक्शन की। और उसने मोस्टली यूज किया यहाँ पे इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो लाइट मेटल्स, इसका एटॉमिक मास सबसे कम है। फॉर एग्जांपल लिथियम यूज किया, बेरिलियम यूज किया और एल्यूमिनियम, इन एलिमेंट का यूज किया। उसने किस तरह ये परफॉर्म किया, तो उसने अपने एक कंटेनर लिया, ये उसके साथ एक कंटेनर था, एक बॉक्स था कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर यहां पे उसने रख दिया था जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। लेट सपोज कर ले मैं लेता हूं फुलूनियम, और ये क्या, ये कंटेनर है ताकि वो डेंजरस रहे, इधर उधर न जाए, स्प्रेड ना हो जाए, बल्कि यहाँ पे एक सुराख था ताकि उस सुराख से सीधे निकल जाए और जिस लिथियम मेटल पे या जो भी मेटल था उसको स्ट्राइक करे। तो उसने इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया था और यहां सामने उसने रख दिया, एक पाइल रख दिया किसका, लिथियम मेटल का। अब क्या हुआ, यहां से जो रेडिएशन थी वो जा रही थी अल्फा रेज और इस मेटल को स्ट्राइक कर रहे थे। अब सवाल ये है कि इस रेज में तो सिर्फ अल्फा नहीं थी ना, गामा भी थी और बीटा रेज भी थी। तो देखो यहां पे उसने इसके लिए फिल्टर लगाया था, फिल्टर लगाया था ताकि वो फिल्टर क्या करे, वो फिल्टर, क्योंकि इस रेज में क्या है, अल्फा रेज भी है, बीटा भी है और गामा रेज भी है। तो उसने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया ताकि ये फिल्टर क्या करे, जो गामा और प्लस बीटा रेज है उसको क्या करे, उसको फिल्टर करे, जस्ट पास करे अल्फा रेज को। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा रेज आ रहे थे और इसके साथ, इस लिथियम मेटल के साथ, इस फॉइल के साथ क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे। तो इसके नतीजे में कुछ रिएक्शन हुए। सबसे पहला रिएक्शन क्या था, जब उसने लिथियम को रख दिया, फर्स्ट रिएक्शन देखो, जब उसने, हाँ, जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है और मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 7 है। जब इसको बम्बार्ड किया विद अल्फा रेज, अल्फा रेज क्या, हीलियम का न्यूक्लियस, डबल पॉजिटिव चार्ज इस पे और 4 एटॉमिक मास है। जब इस अल्फा रेज पे इसको बम्बार्ड किया गया तो क्या हुआ, उसके नतीजे में उसके साथ कुछ और जो है वो एलिमेंट बन गए। यहां पे देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 3, इसका 2 है। 3/2 प्लस करी तो यहां पे बन जाता है 5, और 5 जो है वो एटॉमिक नंबर है बोरान का। 7 और 4 अगर आप प्लस करें तो 7 और 4 11 आता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे उन्होंने देखा तो यहां पे 10 आया था, 10 था, और 10 एटॉमिक मास किसका है, 10 एटॉमिक मास है बोरान का। अब देखो यहां पे तो 7 और जो 4 है 11 आता है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर यहाँ पे बोरान भरा 5 तो सही है, 2 + 3 हो गया, 4 + 7 11 आता, यहाँ पे 10 था, तो वो जो 1 मास था, 1 यूनिट मास, वो कहां पे गया था, वो तो नजर नहीं आ रहा। असल में वही 1 यूनिट जो यहाँ पे था वो कन्वर्ट हो गया था किस चीज में,
यहाँ पे कुछ रेज में। अब हम जानते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन से E इज इक्वल टू mc² से एनर्जी जो होती है वो मास में कन्वर्टेबल होती है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्टेबल होता है। मास क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम, और एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1 एटॉमिक मास यूनिट था वो असल में कन्वर्ट हो गया था यहाँ पे इस रेस में। जब इन रेस को जो यहाँ पे इस यूनिट मास से आए थे उनको जब इन रेस को जब पास किया गया किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये पॉजिटिव प्लेट बैटरी से लगा, ये नेगेटिव प्लेट, तो जो इसके नतीजे में रेज आए थे जब उसको पास किया गया उन रेज ने किसी किस्म का डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड में ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ ना नेगेटिव प्लेट की तरफ, और सीधे जो है ना स्ट्रेटली वो मोशन कर गई। तो उसने उन इस रेस को नाम दिया न्यूट्रॉन का, क्योंकि ये क्या थी, इस पे कोई भी छाव नहीं था, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया ना नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। अब इस रिएक्शन को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, बोरान एटॉमिक नंबर 5 है, एटॉमिक मास इसका है 10 और प्लस एक न्यूट्रॉन। ये रेस क्या थी, असल में क्या थी, ये न्यूट्रॉन थे जो यहाँ पे डिस्कवर हो गई। जब उसने लिथियम रख दिया तो ये रिएक्शन हो गया। दो रिएक्शन और है, एक तो लिथियम के केस में हो गया, दूसरा उसने रख दिया था बेरिलियम को। जब बेरिलियम उसने यहां पे रख दिया, बेरिलियम का मेटल बेरिलियम, और यहां पे वही सेम एक्सपेरिमेंट था, ये एक ब्लॉक था और उस ब्लॉक में ये क्या मौजूद था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वहां से बम्बार्ड किया अल्फा रेस। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज नहीं निकलती, बीटा भी होते हैं, गामा भी होते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया था और वो फिल्टर क्या कर रहे थे, इन रेस को फिल्टर कर रहे थे। तो ये अल्फा बीटा गामा यहाँ पे नहीं आ रहे थे, फिल्टर हो रहे थे, जस्ट पास कर रहे थे किस चीज को, अल्फा रेस को। तो जस्ट अल्फा रेस यहाँ पे आ रही थी बेरिलियम। जब बेरिलियम के साथ ये स्ट्राइक कर रही तो कुछ रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो दूसरा रिएक्शन, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, एटॉमिक मास इसका 9 है। जब इस पे स्ट्राइक किया किसने, अल्फा रेस, मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बताया कि मैं लिखूंगा हीलियम प्लस 2, इसका मतलब है अल्फा रेस। तो हीलियम प्लस 2 चार्ज इसका क्या है, ये अल्फा रेस जब बम्बार्ड हो गई बेरिलियम पे तो इसके नतीजे में कुछ रिएक्शन हुई। रिएक्शन ये था कि 2 + 4 यहाँ पे बन गई, 2 + 4 आता है 6, एटॉमिक नंबर 6। तो एटॉमिक नंबर जो होता है 6 वो किसका होता है, वो कार्बन का होता है। और 4 + 9 ये 13 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 12 तो जो बेरिलियम था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन में। लेकिन यहाँ पे एक यूनिट चार्ज की कमी है, 13 आता है जबकि यहाँ पे 12 आया है। तो वो जो 1 यूनिट मास था एटॉमिक वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, वो कन्वर्ट हो गया था न्यूट्रॉन में। इसी तरह लास्ट जो रिएक्शन था उसका, वो उसने किया था एल्यूमिनियम पर। जब उसने एल्यूमिनियम यहाँ पे लिया और एल्यूमिनियम पे अल्फा रेस को स्ट्राइक किया, तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम 13 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो 27 है। जब इस एल्यूमिनियम पर अल्फा रेस को बम्बार्ड किया तो क्या हुआ, इसके नतीजे में रिएक्शन ये हुआ, 2 और +13 क्या है, 15 आता है। 15 जो एटॉमिक नंबर है वो फास्फोरस का है, और 4 और 27 क्या है, वो 31 आता है। यहाँ पे है 30, एटॉमिक मास फास्फोरस का 30 होता है। एक यूनिट की कमी है, क्योंकि इससे क्या था, इसको प्लस करें 31 आता है, यहाँ पे क्या 30। इट मीन दैट के 1 यूनिट मास मिसिंग है। वो कहां पे गया है, वो असल में कन्वर्ट हो गया है किसमें, न्यूट्रॉन में। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसम्यूटेशन। याद रखिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या है, वो फिनोमेना है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां अगर आप देखिए पहले केस में क्या था, जो लिथियम था वो कन्वर्ट हो गया था बोरान में। दूसरे केस में बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट हो गया कार्बन में। तीसरे केस में एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया फास्फोरस में।
तो ट्रांसम्यूटेशन क्या है? वो फिनोमेना जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इस फिनोमेना को कहा जाता है ट्रांसम्यूटेशन। याद रखिए हमने ये भी पढ़ा था, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक एटम को आप ना तबाह कर सकते हैं कि उसको दुनिया से खत्म करें, और ना कोई नया एटम आप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट क्या हो सकता है, एक एटम या एक एलिमेंट दूसरे एटम में क्या हो जाए, चेंज हो सकता है, लेकिन क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन ये पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांसम्यूटेशन इस फिनोमेना के जरिए क्या हुआ, न्यूट्रॉन जो था वो जेम्स चैडविक ने क्या किया, 1932 में ये डिस्कवर किया।